तो अभी मैं डिस्कस करूंगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आप दो फील्ड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फील्ड होता है किस कारण होता है, जब चार्ज एट रेस्ट होगा तब जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स जो फील्ड था वो किसके कारण था, जब चार्ज मोशन था विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब चार्ज इन मोशन है इसका मतलब वो करंट है, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो करंट कहलाएगा वो डीसी करंट होगा, है ना। तो जो मैग्नेटोस्टैटिक्स जो प्रोड्यूस होता है वो डीसी करंट, या आप बोल सकते हो कि चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण जो है वो आपका मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड चार्ज हो, मतलब चार्ज का जो वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना, तब जो फील्ड होगा, फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन क्या रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, चार्ज का वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो आप उस समय जो वोल्टेज ये फील्ड पैदा होगा उसको बोलेंगे हम टाइम वेरिंग फील्ड, है ना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो कितने टाइप का फील्ड हो गया आपका, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक हो गया मैग्नेटोस्टैटिक्स, और एक हो गया आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो इसको मैं एक समरी के रूप में लिख देता हूँ कि जब चार्ज था, चार्ज एट रेस्ट, है ना, एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब चार्ज इन मोशन में हो, इन मोशन में हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो प्रोड्यूस होगा क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ओके, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको जो आप ऐसे लिखोगे ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स वाई जेड, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे किसी चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हो तो क्या लिखते हो, Q/4πε0 1/r²। आर क्या था इसका, पोजीशन वेक्टर। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड पे, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स वाई और जेड, है ना। क्लियर। अब चार्ज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या विथ वेरिएबल वेलोसिटी, विथ वेरिएबल वेलोसिटी, और क्या कह सकते हो इन दिस केस, इन दिस केस इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड चार्ज, है ना, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इस समय जो फील्ड होगा उसको बोलेंगे क्या, टाइम वेरिंग फील्ड, है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दो वर्ड एक साथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग था, इसमें मैग्नेटोस्टैटिक अलग था, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों एक साथ है। इसका मतलब होगा कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो उसके साथ साथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ प्रोड्यूस होगा। क्लियर ना। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो दोनों है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब इसमें लिख लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड आर independent of each other, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड में तब इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दोनों क्या है यहाँ पे, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे, जब ये होगा तो ऑब्वियसली उसका होना जरूरी है।
तो इसको जो लिखते हैं हम ई एक्स वाई जेड की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करेगा। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पोजीशन पे भी और ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख लो कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, ईच अदर, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ के बारे में। एक चीज़ बता दूं कि जैसे अगर करंट है आपके पास, डीसी करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो क्या पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको करंट होगा? मतलब दोनों रिवर्स है, हो सकता है क्या? तो इसके लिए फैराडेज ने बताया कि अगर किसी सर्किट के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। चूँकि क्लोज सर्किट है तो करंट भी फ्लो होगा। मतलब फैराडेज क्या कहता है, फैराडेज लॉ इन एनी क्लोज सर्किट, है ना, इन एनी क्लोज्ड सर्किट voltage induced in a circuit is the rate of change of magnetic flux linking with सर्किट। ओके, कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये आपका एक सर्किट है ना, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये क्लोज सर्किट है। ओके, इसमें जो आपका क्या हो गया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो इसमें जो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो वोल्टेज इस कॉइल में क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जो वी या ईएमएफ होगा वो क्या होगा, माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। ये माइनस साइन क्यों है? इट इज ड्यू टू लेंज लॉ, है ना, लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स के कारण। अगर फ्लक्स नहीं होता तो ईएमएफ नहीं होता, है ना। तो इसका कॉज क्या है, फ्लक्स का चेंज होना। तो उस कॉज को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। कौन? इंड्यूस्ड वोल्टेज, है ना। तो इट इज ड्यू टू लेंज लॉ। इट स्टेट्स दैट direction of induced EMF in such a way that it opposes the flux, है ना, opposes the flux producing it। क्लियर ना? तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, जो इसको अपोज कर, किसको अपोज करेगा, फ्लक्स के डायरेक्शन को, है ना। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड पैदा हो रहा था वो फ्लक्स के कारण हो रहा था। क्लियर ना? तो वो उसको अपोज करेगा। यही है इसका लेंज लॉ का स्टेटमेंट। क्लियर? तो अब मान लो कि अगर बी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर है, तो करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे की ओर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे तभी होगा, इसका मतलब क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो इस तरफ प्रोड्यूस होगा, है ना। ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो इससे पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके बाद चूंकि क्लोज सर्किट है तब क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा, है ना। तो ये आपका था फैराडेज लॉ नाम। तो इसमें जो आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है, जो चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होता है। अब उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, कोई टेस्ट चार्ज, तो वो चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो इसमें जो फील्ड भी का जो सोर्स है वो भी चार्ज है, और जिस पे फोर्स लगता है वो भी चार्ज है।
अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक फील्ड आता है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड। जैसे सोर्स है उसमें वो चार्ज नहीं है, जैसे मान लो आप बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, वो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो सोर्स है वो बैटरी हो गया, तो जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल एक्शन के कारण, उस फील्ड को बोलते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड, जिसका सोर्स कोई चार्ज नहीं है, जबकि कोई बैटरी है या कोई जनरेटर है। जैसे जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी फिर जाके वो फील्ड जो बनता है उसके कारण वो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होता है। फोटोवोल्टिक सेल, जैसे लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब जो फील्ड हो गया किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड का एग्जांपल। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड। ओके, तो एक चीज और इसमें तो अभी पहले इसका स्टेटमेंट लिख दिया मैंने क्या क्या, कि जो भी क्या डी ई एम एफ इजिकल टू क्या हो गया, माइनस डी लैम्डा बाय डी टी, माइनस डी बाई डी टी, लैम्डा को बोलते हैं एन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। ये हो गया आपका फैराडेज लॉ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल। ओके, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स passes through coil। लैम्डा क्या है, फ्लक्स लिंकेज। ओके, वीएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस्ड वोल्टेज या ईएमएफ इन क्वाइल। ओके, ये आपका क्या था, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो फील्ड का जो सोर्स था एक चार्ज ही था, लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड में जो सोर्स होगा वो चार्ज नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में हो गया, इट्स सोर्स एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड के लिए नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब आपने यूज़ किया, वो क्या आपने यूटिलाइज किया, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, है ना। जैसे रेजिस्टेंस में जो होता है, आप लाइट हीट एनर्जी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, हीट एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो गया। क्लियर ना, तो वो सब जो हो गया नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी हो गया। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड है वो क्या नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है, ये याद रखेंगे। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड, इसका जो सोर्स है इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज होगा तब जाकर वो फील्ड बनेगा, है ना। दूसरा हो गया आपका बैटरी ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और भी एग्जांपल है फोटोवोल्टिक सेल, है ना, फोटोवोल्टिक सेल, है ना, सोलर सेल इसको बोलते हैं। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब से पूछा जाए ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड क्या है, फील्ड विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इन दिस फील्ड, कौन फील्ड, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड, है ना। इन दिस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ठीक है,
तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जिसका सोर्स चार्ज ही था, लेकिन यह प्रोड्यूस्ड फील्ड में सोर्स चार्ज नहीं है ना। तो अब बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, बैटरी का ले लेते हैं। ये आपका एक बैटरी है, ठीक है। इसमें जो प्रोड्यूस्ड फील्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, EF को बोलते हैं EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड। अब इसके कारण क्या होगा, इसकी इस जस्ट अपोजिट में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। ये आपका ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसका दो टर्मिनल है P और N है। तो चूंकि बैटरी है तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा, इस टर्मिनल पे हो जाएगा। अब मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया, ओके। तो EF जो है सिर्फ बैटरी के इनसाइड, EF को बोलते हैं EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड, ओके। इट इज नॉन कंजर्वेटिव, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ओके। अब E क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये होता है कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव फील्ड, क्लियर। तो अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसके बाहर जो बैटरी के बाहर, इसका डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होगा, क्लियर। लेकिन EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड इसके बाहर की ओर नहीं, वो सिर्फ बैटरी के अंदर होगा, ठीक है। तो जैसे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका एक क्लोज इंटरवल बनाइए, है ना, तो क्या बनाएंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक। तो किसी एट एनी पॉइंट in the circuit जो टोटल फील्ड होगा, है ना, टोटल फील्ड जो होगा वो सम ऑफ EMF फील्ड प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, है ना। नाउ यहाँ पे लिख लेना आप कि EF इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द बैटरी, EF इज इक्वल टू 0 outside the battery, okay, and EE is equal to minus EE, है ना, मतलब out in, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटसाइड का जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड में बैटरी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसके ठीक अपोजिट होगा। तो इसको एक क्लोज्ड पाथ के लिए ड्रॉ करेंगे हम। E.dl पोटेंशियल कैसे निकालते हो, पोटेंशियल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, along a closed path, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड along a closed path प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड along a closed path, EE.dl, ओके। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P से N पे, ऐसे लिखोगे आप, इनिशियल पॉइंट P है, इसे N EF.dl प्लस P से N गए मतलब बाहर की ओर, फिर N से P की ओर, N से P की ओर EF.dl प्लस, इसको कैसे लिख सकते, उसी तरह P से N इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड dl प्लस N से P इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E.dl, क्लियर। अब जो है P से N ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो गया, क्योंकि EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड क्या है, बैटरी के बाहर क्या है, वो 0 है। तो क्या बचेगा, EF.dl N से P, ओके। इसको क्या लिखेंगे आप, एक कंजर्वेटिव फील्ड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, P से N डॉट dl। इसमें एक चीज मैंने बताया, ये जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। जैसे E को P से N जा रहे हो तो इसका डायरेक्शन हम E मान लिया, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है क्या है, उल्टा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस
जब डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये P से N है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी P से N हो जाएगा, E डॉट dl है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा, ये इसको मैं यहाँ उतार दूँ, क्या होगा, ये E डॉट dl इज इक्वल टू EF dl n/p। ओके, क्लियर ना। तो ये जो आपका क्या हो गया, ये इसको ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई डी एल, और ये दोनों एक दूसरे क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, है ना। ओके, तो क्या बचा, इसको मैं मिटाऊं, यहीं पे लिख देता हूँ। ना, तो आपने क्या सीखा कि जो E डॉट डी एल है क्या हो गया, EF डॉट डी एल n/p। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म में, EE dl माइनस, है ना, n/p। ओके, तो आपने क्या सीखा कि जो VEMF, अब ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज इंड्यूस्ड इन बैटरी, ये क्या हो गया, VEMF। तो क्या हो गया, VEMF कितना हो जाएगा, माइनस EE डॉट dl n/p। ओके, जो क्या होगा, IR के बराबर होगा। जो क्या हो जाएगा, ये IR के बराबर, करंट फ्लो हो रहा है, I रेजिस्टेंस, तो टोटल ड्रॉप क्या हो गया, ये IR। तो ये जो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो एनर्जी करंट जो फ्लो हो रहा है किस फील्ड के कारण हो रहा है, EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो टोटल वोल्टेज क्या हो गया, वो 0 आ जाएगा, है ना। अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि वोल्टेज ड्यू टू वोल्टेज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब EE डॉट dl इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क। ओके, तो ये जो करंट हो रहा है, करंट इज ओनली ड्यू टू EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड, EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड। ओके, है ना। तो इसको मिटाऊं, तो आपने क्या सीखा, आपने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैंने आपको फैराडेज लॉ बताया, उसके बाद 2 टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड के बारे में डिफरेंस बताया। और फिर मैंने बताया EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड में जो होता है, करंट जो होता है, वो जो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड के कारण, जैसे फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब जो एग्जाम्पल था EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड का। ओके, चलो मैं इसको मिटाऊँ। नाउ समरी में क्या लिख देता हूँ मैं, अभी तक क्या क्या सीखा, जो VEMF इज इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाय dt इज इक्वल टू माइनस n d∅ बाय dt, पहला। और दूसरा EMF प्रोड्यूस्ड फील्ड जो बैटरी में जो रहा था, वो क्या हो रहा था, माइनस P से N से P EE डॉट dl, है ना, जो कि इसके बराबर होता था E डॉट dl के बराबर। ओके, इसको आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कितने टाइप से आप ईएमएफ प्रोड्यूस आप कर सकते हैं ना। टाइप ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड प्रोड्यूसिंग वोल्टेज या प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ओके, पहला केसेस है कि अगर आप लूप स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी लूप इन टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे आप बता रहा हूँ आपको, ट्रांसफार्मर में आप पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट रहता है, बस स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। तो उसमें जो कॉइल क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और फील्ड क्या होता है, वो वेरी करता है। तो कॉइल में आप क्या करते हो, एसी करंट देते हो, तो एसी करंट क्या होता है, वो फ्लक्स होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। लेकिन कॉइल क्या है, स्टेशनरी है। तो ये जो टॉपिक हो गया क्या, स्टेशनरी कॉइल इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे आप मान लो कोई कॉइल है, इसका ये रेजिस्टेंस है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है ना, ये हो गया आपका बी टी। ओके, तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब स्टेशनरी लूप में क्या होगा, क्या लिखेंगे, जो बी ई एम एफ है, बी एम एफ इजिकल टू क्या होता है, माइनस डी एन डी फाई बाई डी टी फ्रॉम फेराडेज लॉ ना, फ्रॉम फेराडेज लॉ। ओके, लेट नंबर ऑफ टर्न क्या है, 1 है, तब क्या हो गया, बी ई एम एफ इजिकल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ओके, अब बताओ कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू जो एरिया होता है, ये आपका कोई लूप है ना, सराउंडेड बाय लेंथ एल है, ये इसका एरिया हो गया। तो कितना होगा फ्लक्स, फ्लक्स इजिकल टू क्या होता है, बी डॉट डी एस। ओके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको इसमें पुट करोगे तो जो वी ई एम एफ हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस डी बाय डी टी बी डॉट डी एस। और वी एम एफ क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट में अभी बताया था मैंने, ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, अब इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, डी बाई डी टी बी डॉट डी एस। ओके, ये जो डिपेंड कर रहा है किस पे, जो इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद फिर टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंस कर रहा है। इसको मैंने इसलिए अंदर ले गया, तो इसको मैंने इस तरह बना दिया ना, डी वी बाई डी टी इंटू डॉट डी सी। नाउ using a Stokes theorem, क्या होता है, ये जो लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड पाथ, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी डॉट डी एस। तो क्या हो जाएगा, डी एस कैंसिल हो गया, एस से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी एल बी बाई डेल टी, है ना। तो ये क्या यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डेल क्रॉस ई जो कभी भी जीरो नहीं होगा ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जब भी होगा तो फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या ये इंटर रिलेटेड है ना, क्लियर। तो ये आपका जो हो गया डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। इसमें क्या हो गया, बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो आपने क्या सीखा इस चीज से, दूसरी बात
कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा चेंज हो रहा है ना, इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसके कारण जो करंट पैदा होगा उसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इन सच ए वे कि उस ये क्या करे, इसको अपोज करे। तो ये चेंजिंग, मान लो ये फ्लक्स ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो उसका जो डायरेक्शन होगा उसका नीचे की ओर होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड फील्ड का तो फील्ड नीचे की ओर है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग दिस वायर, मतलब ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। और करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट होता है। और तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में होगा जो करंट का डायरेक्शन है। क्लियर ना, समझ में आ गया होगा ये, क्लियर। तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट केसेस जो है इसको हम ट्रांसफार्मर ईएमएफ भी बोलते हैं। दिस ईएमएफ इज आल्सो नोन एज ट्रांसफार्मर ईएमएफ। ओके, तो आपने क्या सीखा कि इसको मैं यहाँ पे मिटाऊँ। तो पहला फील्ड का तीसरा एग्जांपल मैं बता दूँ कि जो आया थर्ड चीज, वी ई एम एफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, है ना, इंटू डी एस। और इसी से क्या निकला, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ओके, सेकेंड चीज है, सेकेंड बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ कि टाइम वेरिंग लूप, टाइम वेरिंग लूप इन स्टेशनरी फील्ड, इन स्टेशनरी फील्ड। इस केस में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होता है उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इन दिस केस induced voltage is known as motional EMF or dynamically induced voltage। ओके, जैसे मान लो कि आपका एक जनरेटर बना हुआ है, इसमें जो है ये कॉइल है, इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, कॉइल मूव करेगा। और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो स्टेशनरी है, लेकिन कॉइल क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। क्लियर ना, तो इसी कारण इस कॉइल में वोल्टेज पैदा हो जाएगा। अब वोल्टेज जैसे ही पैदा होगा तो ये क्या होगा, ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो एक जनरेटर है आपका, डीसी जनरेटर है ये, तो ये एग्जाम्पल है इसका मोशनल ईएमएफ का। मतलब इसके कॉइल में जो वोल्टेज पैदा होता है वो मोशनल ईएमएफ होता है, जिसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज ही बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसको कैसे बताएं। तो आपका जो टॉपिक है टाइम वेरिंग लूप इन स्टेशनरी फील्ड। ओके, अब सब जानते हो कि अगर कोई चार्ज है, अगर यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब when charge q moves with velocity u in a magnetic field, in a stationary magnetic field। तो जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन चार्ज क्या होता है, ये फोर्स ऑन चार्ज, जिसको हम FM से लिख देते हैं, क्या होता है, Q इंटू यू क्रॉस B होता है। ठीक है, और FM को मैंने क्या किया, चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा, ये U क्रॉस B। इसको जो बोलते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू U क्रॉस B। तो ये इस फील्ड का नाम क्या हो गया,
मोशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नोन एज मोशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब क्या जानते हो, जो VEMF होता है वो क्या हो जाएगा, E डॉट DL। इसको आप कैसे लिखोगे, EM डॉट DL। ओके, EM की जगह मैंने क्या लिख दिया, U क्रॉस B डॉट DL। तो ये जो आ गया आपका किसका आ गया, ये मोशनल EMF का, है ना। तो ये केसेस क्या हो गया, टाइम वेरिंग लूप इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ B क्या स्टेशनरी है, और ये जो चार्ज है, मतलब जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, वो मूविंग है। मतलब एक चीज़ आप जानते हो, यू ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो IL है क्या है, करंट एलिमेंट है। तो जैसे इस जनरेटर आपको मैंने बताया, ये जो कॉइल है ना, एक एग्जांपल, ये जो कॉइल अगर इसमें करंट होगा, जब क्लोज लूप होगा, तो ये, और ये फिर क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो इस पर क्या करेगा, ये वोल्टेज, इस पर ये क्या करेगा, ये फोर्स लगेगा, है ना। तो इसको आप रखिए, इसको मैं इसको रहने देते हैं ना। तो ये आपका ये सेकंड एक्सप्रेशन होगा, इसको आप याद रखेंगे, है ना। नाउ आप क्या जान रहे हो कि E डॉट DL इज इक्वल टू U क्रॉस B डॉट DL, है ना। यूजिंग अ स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ डेल क्रॉस E डॉट DS इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कर्ल ऑफ U क्रॉस B डॉट DS, है ना। इसको मैंने इंटीग्रेशन वाला पार्ट हटा था, DS हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये डेल क्रॉस E इज इक्वल टू U डेल क्रॉस U क्रॉस B। ओके, ये आपको ये याद रखना है ना। क्लियर, ये हो गया आपका टाइम वेरिंग लूप इन स्टेशनरी फील्ड। तो ये थर्ड, ये फिर आपने क्या सीखा, सेकंड केसेस, इसको मैं मिटाऊं, तो इस पॉइंट को लिखेंगे आप, फोर्थ पॉइंट को, E डॉट DL इज इक्वल टू U क्रॉस B डॉट DL, और स्टोक्स थ्योरम में क्या लिखेंगे, यूजिंग डेल क्रॉस E इज इक्वल टू डेल क्रॉस U क्रॉस B, है ना। ये हो गया आपका एक पॉइंट, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है तीसरा जो है केस 3। तो अभी दो केस बताया जिसमें एक स्टेशनरी था और एक वेरिंग था, टाइम वेरिंग था। अब क्या दोनों दोनों वेरी करेगा, फील्ड भी वेरी करेगा और साथ साथ कंडक्टिंग लूप है वो भी टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा मोशन में, है ना, उसका मोशन वेरी करेगा। तो केस हो गया टाइम वेरिंग लूप इन टाइम वेरिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये सब तीन तरीका था EMF प्रोड्यूस करने का। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, जो VEMF हो जाएगा, VEMF इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सबका क्या करेंगे, इसको अब जोड़ दो, क्या होगा, ये माइनस dV बाई dt डॉट DS प्लस U क्रॉस B डॉट DS, है ना। क्लियर,
इसको क्या लिखते थे, टोटल वोल्टेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल, है ना, ये हो गया वी ई एम एफ। ओके, तो ये क्या हो गया आपका पहला केसेस था, और ये क्या था दूसरा केसेस, दोनों को जोड़ दो तो वही क्या होगा, टाइम वेरिंग लूप इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम क्या होगा ये, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी एस प्लस, इसको क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे मैंने ये डी एल होना चाहिए था, डी एल है ना, इसको क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस डॉट डी एस, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेशन पार्ट डी एस पार्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी प्लस डेल क्रॉस यू क्रॉस बी। ये केसेस आ गया टाइम वेरिंग फील्ड इन टाइम वेरिंग लूप। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया आपका, ये मैं लिख देता हूं, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इंटू डी एस प्लस यू क्रॉस बी डॉट डी एस या डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी प्लस डेल क्रॉस यू क्रॉस बी, है ना। तो ये आपका मेन चीज था आपका, है ना। तो पहला क्या था, फैराडेज लॉ बता दिया मैंने, उसके बाद मैंने ईएमएफ प्रोड्यूस्ड फील्ड के कारण जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, इसके बाद मैंने बताया आपका स्टेशनरी लूप इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा बताया टाइम वेरिंग लूप इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट बताया टाइम वेरिंग लूप इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।